CJMR 1320, the voice of the city. आप सब दी आवाज रेडियो सुरखा, रेडियो सुरखा। चर्चा मुल्क दे मुद्दियां दी, पावे बात गल्लां गुज्जियां दी। हर चाल कर बेनकाब, सोच नवी दिशा नवी लोचदा ए सुरखा। रेडियो सुरखा, रेडियो सुरखा। आप सब दी आवाज रेडियो सुरखा। सत श्री अकाल जी, गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद, वेलकम जी आयां नूं। मैं हाँ गुरमिंदर अहलूवालिया और तुसी सुन जा रहे हो रेडियो सुरखाब CJMR 1320 द वॉइस ऑफ द सिटी ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਵਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਲਾਇਰ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨੋਜ ਦੋਹਨ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਮਿਸ਼ਨ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁਛ ਸੁਚਾਰੂ ਯੋਗਦਾਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇਗੇ, ਲਾਇਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਮਨੋਜ ਦੋਹਨ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਯੂਰੇਨਿਸਟ ਸਿੱਖ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਵਣ ਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜੋ ਕਿ 33 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਔਰ ਦਲਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇਗੇ। ਲਾਇਰ ਨੇ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਵਿਨੇ ਰਤਨ ਜੀ। ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਯੋਧੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਧੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਅੱਜ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਵਣ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ जी, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ रेडियो सुरखाब च। नमस्कार। आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूँ जी। चंद्रशेखर जी, आप रेडियो सुरखाब जो कनाडा से, टोरंटो से प्रसारित होता है, उस पे हो आज, आपसे बात करेंगे। पहले तो थोड़ा सा हमारे श्रोता को अपने बारे में बता दीजिएगा। जी, सबसे पहले तो रेडियो सुरखाब के जितने भी श्रोता हैं, वो कनाडा में हो, टोरंटो में हो या इंडिया में हो या कहीं भी, उन सबको मेरा जय भीम, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्कार जी। जय भीम, सत श्री अकाल, सलाम। मेरे बारे में तो इतना ही है जानने के लिए जी कि गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब में जब बैसाखी का पर्व था, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था अपना कि ये धरती बलिदान मांगते, खून मांगती है। जो लोग देना चाहते हैं, जो अपना शीश देना चाहते हैं, वो लोग आगे आए जी। तो उसमें दूसरे नंबर के जो हमारे धर्मदास जी थे, वो सहारनपुर से थे जी। सहारनपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। भारत का एक राज्य है उत्तर प्रदेश, उसमें एक जगह पड़ती है सहारनपुर। बाद में गुरु गोविंद सिंह जी ने पंच आए, तो वो दूसरा जो शख्स थे पंच प्यारे हमारे, वो सहारनपुर से, तो मैं उसी धरती से आता हूँ, सहारनपुर की जी। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मान्यवर साहब श्री काशीराम, और बहुजन समाज में जो संत महापुरुष जन्मे हैं, संत श्रवण गुरु रविदास जी महाराज, वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर,
जितने भी महापुरुष हुए बहुजन समाज में, परिवर्तन के जो योद्धा हुए हैं, उनके विचारों को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ देश में। संघर्ष का रास्ता अपना है और संघर्ष जारी है, जीवन के अंतिम क्षण तक संघर्ष जारी रहेगा। जब तक लक्ष्य नहीं मिलता तब तक संघर्ष जो है जारी रहेगा। बिल्कुल, बहुत सही बात है जी। संघर्ष से ही जीवन चलता है, चाहे एक आम परिवार को अपना घर चला रहा हो, वो भी एक खास करके संघर्ष ही है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा मेरे भाई, अब हम बात करेंगे, दलित समाज से आप हैं। पिछले 70-72 साल से भारत को आज़ाद मुल्क माना गया, आज़ादी मिल गई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस मल्टीकल्चरल मुल्क में, जिसको हम बहु भाषाई मुल्क बोलते हैं, इसमें इसकी जो प्रणाली है, इसने हमारे भाईचारे, जो दलित भाईचारा है, इसको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश रखी है, सिवाय जब वोटिंग होती है। जब वोटिंग होती है तब तो हम इनके लिए आगे हैं, मैं दलित भाईचारे की बात कर रहा हूँ, और वरना उनकी ज़रूरतें, उनकी जो भी कोई सिस्टम से उनको कोई मदद चाहिए, उनके लिए ये सब भागते हैं। अभी रिसेंटली हाथरस की जो घटना, वो बड़ा प्रमाण है। मैं ये प्रमाण इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि हाथरस की बेटी का रेप होता है, कत्ल हो जाता है, उसको सिस्टम रात को उनके पेरेंट्स बच्चे का चेहरा दिखाए बिना उसका संस्कार कर देता है। दूसरी तरफ एक और हादसा, निकिता शर्मा का कत्ल होता है, उसका कातिल तौसीफ है क्योंकि एक मुस्लिम नेम है, तो उसके लिए सड़कों पे लोग आ जाते हैं, लेकिन हाथरस वाली बेटी के लिए नहीं आते। तो ये जो एक बड़ा फ़र्क है, मेरा सवाल जो बनता है मेरे भाई, वो ये है कि दलित समाज कहाँ पे खड़ा है, जबकि उसको पता है कि हमको इन लोगों से कोई मदद मिलने वाली नहीं। जी देखिए भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है जी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, आपने कहा कि मैं दलित समाज से आता हूँ जी। बाजी, जाति तो हम लोगों ने नहीं बनाई है। दलित आदमी विचारों से हो सकता है, दलित का मतलब दरिद्र होता है जी। वो जो दला गया, वो जिसको सताया गया, हाँ सताया गया एक लंबे समय से, लेकिन सोच जो है हमारे महापुरुषों ने जो विचार दिए हैं, उसके बाद सोच दलित नहीं है। ये तो मेरी आइडेंटिटी है कि मैं दलित समाज में पैदा हुआ, क्योंकि देश में वर्ण व्यवस्था थी और फिर जाति व्यवस्था थी। लेकिन सच ये भी है कि कोई इंसान जन्म से सर्वश्रेष्ठ और जन्म से नीच नहीं हो सकता। व्यक्ति के कर्म उसे श्रेष्ठ बनाते हैं, व्यक्ति के कर्म ही उसे नीच बनाते हैं। तो भारत में जाति एक बहुत बड़ा पाप है, जिसका खामियाजा कमजोर वर्ग के लोगों को, शोषित वंचित समाज के लोगों को पैदा होने के बाद भुगतना पड़ता है। उससे मैं दो चार हो रहा हूँ जी। अगर हम गुरु रविदास जी महाराज जो है जी, जी, वो कहते हैं कि जाति जाति में जाति है जो केतन के पास, रविदास मनुष्य न जोड़ सके जब तक जाति ना जात। जब तक यहाँ से जाति नहीं खत्म होगी, जाति विहीन समाज नहीं बनता। बाबा साहब ने भी एनलेशन ऑफ कास्ट, जाति का बीज नाश, जाति के विनाश की बात की है। जब तक इस देश से जाति नहीं जाएगी, तब तक इस देश में कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। बहुत अच्छी गल कही तुसी। दलित जो है आज, देखिए मैं अगर बात करूँ ना जाति की, तो तथागत बुद्ध ने जो धम्म दिया है बौद्ध धर्म, वो भी जाति के खिलाफ बना, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ बना। और सिक्के का जब निर्माण हुआ, गुरु नानक देव ने जब सिक्के का निर्माण किया, वो भी जाति के खिलाफ किया, वो भी जो गैर बराबरी थी उसके खिलाफ ही किया। बिल्कुल, मैं यही कहने वाला था, मानस की जात सब एक है पहचान वो जी। इन जानवरों में जाति होती है, इंसानों में नहीं होती है। तो आज दलित जो है सताया हुआ है, लेकिन अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है। सवाल ये बनता है मेरे भाई, दूसरी तरफ ये होना नहीं चाहिए, सदियों से चलता आ रहा है, पर इसको रोकना पड़ेगा। अब जब हम मनुस्मृति की बात करते हैं, क्योंकि अभी केंद्र में सरकार जो है वो मनुस्मृति का एक भावना लेकर मन में उस मुल्क में काम कर रही है। मनुस्मृति का जो उनका जो एक बोलते हैं ना कंटेंट है, वो तो इंसानियत प्रति ही मतलब खतरनाक है। तो अब जो दलित है ना, तो उनको उस तरफ से सत्कार मिल रहा है। जो स्वर्ण बोलते हैं अपने आप को, जो ब्राह्मण बोलते हैं, वो तो बोलते हैं हम तो मुल्क की सबसे ऊंचे लोग हैं,
रहें, आप ऊंचे रहें, पर दूसरों को सत्कार दें, ये भी जरूरी है। तो अब ना तो दलित वो उनसे सत्कार उनको मिल रहा है, और ना ही दलित जो है सिख समुदाय को प्रणाता है पूरी तरह से, उसका हो सकता है। तो फिर कहाँ जाए, कहाँ दलित? तो कब दलित समझेगा कि मैं कैसे अपनी होंद बचा सकता हूँ, कैसे मैं सुरक्षित हूँ, कैसे उस मुल्क के मुख्य अंग के तौर पे दलित बन के जी सकता है? देखिए, मैं एक पिछली बात आपकी रह गई, आपने कहा कि हाथरस की बेटी के साथ होता है कोई नहीं आता जी, निकिता के साथ होता है लोग रोड पे आते हैं। हाथरस की बेटी के साथ हो या निकिता के साथ हो जी, दोनों हमारी बहन है, बिना किसी शक भी समाज की बेटी के साथ हो हमें आना चाहिए सड़क पे जी, हमें विरोध करना चाहिए, हमें उसे न्याय दिलाना चाहिए। लेकिन अगर आप जाति देख के न्याय करेंगे, जाति देख के आप इंसाफ देंगे तो लोगों का न्याय भरोसा उठ जाएगा। ये होता है यहाँ जाति बड़ा फैक्टर है, जो मैंने आपसे कहा। मुझे तकलीफ नहीं है कि हाथरस की बेटी के उसमें कोई नहीं आता, हम लोग जिंदा है। अगर हमारी बच्ची के साथ, बहन के साथ कुछ होगा हम लोग लड़ेंगे, लेकिन हम उसके लिए भी लड़ना चाहते हैं। अगर देश में किसी भी समाज की, चाहे वो स्वर्ण जाति की हो या मुस्लिम जाति की हो या फिर दलित जाति, किसी भी जाति से आती हो, मैंने कहा ना कि जातियां इंसानों में नहीं होती है जी। तो किसी के साथ भी अगर अन्याय होता है, वो कोई भी, तो हमें लड़ना चाहिए और लड़के एकजुट रहना चाहिए। आपकी जो आगे की बात है ना भाई, उस पर मैं इतना सा कहना चाहता हूँ। आपने कहा कि हमें वो लोग सम्मान नहीं देते, हम उनके सम्मान के भूखे भी नहीं है। ठीक है, हम अपनी मेहनत से हमने अपना सम्मान पहले भी पाया है और आगे भी अपने सम्मान के लिए लड़ेंगे। सम्मान मांगने से नहीं मिलता, सम्मान को कमाना पड़ता है। बिल्कुल सही। मैं एक लाइन में आपको बता दूं, आज भी शहीद आजम सरदार भगत सिंह, यही के लोगों ने जिन्होंने इतिहास लिखा है, उनकी किताबों में आतंकवादी लिखे गए हैं। आज उस वीर को सम्मान नहीं मिला जिसने देश के लिए कुर्बानी दी थी। देखिए भाई, ना मैं गांधी को मानता हूँ, ना सावरकर को मानता हूँ, मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानता हूँ जी। और जिन देश की आजादी में कुर्बानी दी है वो आतंकवादी नहीं हो सकते हैं। वो इस देश के योद्धा है, इस देश के महान पुरुषों को सम्मान मिलना चाहिए। तो जिनके हाथ में कलम है, उन्होंने दलित भी लिखा, उन्होंने स्वर्ण भी लिखा जी। सदगुरु रविदास जी महाराज जी कहते हैं कि प्रार्थना पाप है, जान ले इस देश में जब तक दलित गुलाम बना रहेगा और जब तक वो सत्ता में नहीं आएगा, राज सत्ता की तरफ नहीं बढ़ेगा, अपने अधिकारों को नहीं लेगा, मुझे नहीं लगता है कि वो का आने वाला जीवन जो है वो अच्छा हो पाए। क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी है, भारत के अंदर डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में वोट का अधिकार मिला है, लोकतंत्र है, चुनाव होते हैं, चुनाव के समय आप इकट्ठा हो गए, जैसे कहते हैं ना, सत्संगत में माधो जैसे मधु मखीरा, अगर ऐसे इकट्ठा होकर रहेगा और मतलब अपने जैसे लोगों को, जो धर्म के आधार पे, जाति के आधार पर के लोगों को इकट्ठा करके अपनी ताकत बनाएगा, भाईचारा पैदा कर, तो मुझे लगता है कि भाई इस देश में राज व्यवस्था परिवर्तन होके उन लोगों के हाथ से जो सांप्रदायिकता फैलाते हैं, जो भेदभाव करते हैं, जो सामाजिक गैर बराबरी को जिंदा रखना चाहते हैं जी। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के जो लोग हैं वो गैर बराबरी को, मनोविधान को जिंदा रखना चाहते हैं। मनोविधान सिर्फ दलितों के खिलाफ नहीं है, मनु का जो सिद्धांत है वो बैकवर्ड के लोगों के खिलाफ भी है, जिनको ओबीसी कहा जाता है, वो महिलाओं के भी खिलाफ है। वो तीन ही जातियों को ताकत देता है, वो ब्राह्मण को ताकत देता है, वो क्षत्रिय को ताकत देता है, को ताकत देता है। मनोविधान तो वर्ण व्यवस्था में लिखा गया। तो जो शूद्र है, यानी कि ओबीसी समाज में इतनी जातियां हैं, देश की जो महिलाएं हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, उनको किसी को कोई अधिकार नहीं देता है वो। तो उसी व्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग लागू करके रखना चाहते हैं। उसी के खिलाफ जो है मान्यवर काशीराम साहब ने बिल्कुल फूका, संघर्ष किया और उन्होंने कहा कि हमें सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी को दूर करना है, हमें समता समानता बंधुत्व भाईचारे वाला समाज बनाना। वो समाज, जिस समाज में सबको बराबर के अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन दिए वो लागू हो, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जी। तो ये मिशन जो है, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, ये हमारा काम है और ये चलता रहेगा जब तक जो है मधु मकीरा की तरह, मक्खियों की तरह हम लोग इकट्ठे नहीं होते और इकट्ठे होकर एकजुट होकर अपनी लड़ाई को नहीं करते। वैसे आपने मेरे लास्ट सवाल का जवाब यहाँ दे दिया। मेरा यही सवाल था कि आगे के लिए आपकी गतिविधियाँ या कैसी रहेंगी। अगर आप इसी के साथ और जोड़ दें अगले 30 सेकंड में, तो हम इस बात को यहीं रैप अप कर सकते हैं। अच्छा, ये कह रहा ना, धारा के की दिशा में तो लाते रहती है, हम लोग धारा के विपरीत जो है, क्योंकि
भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत श्रवण सद्गुरु रविदास जी महाराज के बच्चे हैं, गुरु नानक देव के बच्चे हैं, तो डर के कदम पीछे नहीं करेंगे। जहां भी अन्याय होगा, जुल्म जाति होगी, वहां खड़े रहेंगे और संघर्ष करेंगे। क्योंकि काशीराम साहब कहते थे कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने नहीं देते। जी, गैर बराबरी के खिलाफ हमारा आंदोलन है, संघर्ष है, सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन जो हमारा चल रहा है वो लगातार जारी रहेगा। इसलिए भीम आर्मी का निर्माण हम लोगों ने किया है संघर्ष के लिए। और इस देश में न्यायवादी, तो मतलब कुल मिला के भारत के लोगों को इस मनुस्मृति के अगेंस्ट उठना खड़ा होना पड़ेगा, और जो दलित समाज है उसको अपनी होंद को समझते हुए इस स्मृति को, इस सिस्टम के अगेंस्ट स्टैंड लेकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यही आप कहना चाह रहे हैं? जी, ये मनु विधान तो बाबा साहब ने जलाया 1927 में, जी, दिसंबर में। इसलिए जलाया क्योंकि ये मनु विधान एक बड़े तबके को उसकी ताकत को छीन लेता है, उनको नीच बनाता है, उनको जो है उनके अधिकार छीन लेता है। इसलिए बाबा साहब ने इसको जलाया। जी, और क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि अपने अंतिम भाषण में बाबा साहब ने कहा था कि बड़ी मुश्किल से मैं इस कारवा को यहाँ तक लेके आया हूँ, अगर आप इसे आगे नहीं बढ़ा सकते मेरे बच्चों तो इसको पीछे मत जाने देना। और जब तक भारतीय संविधान जिंदा है, मैं जिंदा हूं, मैं आप लोगों के बीच में हूं। तो इसलिए हमने मूवमेंट तैयार की, भीम आर्मी बनाई और संघर्ष का रास्ता बनाया। अपने देश को हम लोग कमजोर नहीं पड़ने देंगे, अपने देश को हम लोग लूटने नहीं देंगे, अपने देश को हम लोग जो प्रबुद्ध भारत है, मतलब ताकतवर भारत और विश्व गुरु, जिसको विश्व गुरु कहते हैं, बीजेपी के लोग तो बेवकूफ बनाते हैं। इनके राज में तो सब कुछ लूट गया है, सारी चीजें बेच दी गई, सरकारी चीजें, ये तो पूंजी के हवाले कर दिया। लेकिन हम विश्व गुरु बनाने के लिए, प्रबुद्ध भारत बनाने के लिए संघर्ष के दौर में है। और जरूरी नहीं कि हमारी पीढ़ी राज देख पाएगी, लेकिन आने वाली पीढ़ी राज करेगी। उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग भाईचारा पैदा करेंगे और उस भाईचारे से ताकत का निर्माण होगा। एक विचारधारा अपने संतों महापुरुषों की, उसको आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। और मुझे लगता है कि जरूर जो है जल्द एक अच्छा रास्ता जो है भारत में बने। जी, चंद्रशेखर आज़ाद रावत जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद रेडियो सुरखाब को टाइम देने के लिए। और हम आपके लिए, आपके संघर्ष के लिए, आपकी पूरी टीम के लिए ये दुआ करते हैं कि इस मिशन में आपको पूर्ण कामयाबी मिले। जी, बहुत बहुत मंगल कामनाएं, धन्यवाद आपका, साधुवाद। और मैं भी रेडियो सुरखाब के सभी श्रोताओं को और आपकी टीम को पूरी को मेरी तरफ से मंगल कामनाएं। मालिक की मेहर जो है आप पे बनी रहे, मालिक आपको चढ़ती कला रखे। मेरी बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत मुझे बुलाने के लिए, सुनने के लिए। बहुत शुक्रिया सर, आपके साथ आगे भी चलकर बातें होती रहेंगी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय योद्धे, थैंक यू, जय भीम। सो जी, ਇਹ ਸਨ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਵਣ ਜੀ, ਜੋ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਢਿਆ ਹੈ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੋ ਸਿਸਟਮ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫੇਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।